ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें कई चीजें, बहुत सारी चीजें बल्कि रिपीट होंगी। अभी हम 5 लेक्चर हो चुके हैं, तो उसमें से कई चीजें, कई सिनोनिम, इडियम्स, टर्म्स वो रिपीट होंगी। वो भी आपको पता लगेगा। ठीक है, इस चीज से आपको अंदाजा होगा पास पेपर की कितनी अहमियत है। ठीक है। और इसके अलावा आपने इसमें बहुत सारी नई चीजें भी होंगी। ठीक है, कुछ प्रीवियस चीजें हैं जो मैं पहले करवा चुका हूँ, मैं दोबारा करवाऊंगा। आपने ना इसको थोड़ा नोट डाउन भी करना है, थोड़ा अंडरस्टैंड भी करना है चीजों को। ठीक है। फर्स्ट है जी, लाफ इन वन स्लीव्स। ठीक है, स्लीव कहते हैं ये जिस तरह बाजू नहीं होते हमारे, क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं इसको? ठीक है, तो ये जो कपड़ा होता है बाजू पर, जो कपड़ा होता है उसको खाना बनाने आए थे, स्लीव, इकरा टिकरा आस्तीन। का बंदा। ये म्यूट करें भाई अपने आप। खाना खाया, बर्तन वगैरह साफ किए, काम हो फिर नमाज पढ़ी वेले हो गए। और सारी दास्तानें अभी सुनानी है। स्लीव कहते हैं आस्तीन को, लाफ इन वन स्लीव, यानी कि आस्तीन को ऐसे मुंह के सामने करके हंसना। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा आहिस्ता से हंसना है, और इसके अंदर जो मीनिंग है ना वो छुपा हुआ, वो शर्मा कर हंसना है बेसिकली। अब ऑप्शंस देखें, टू लाफ लाउडली, जोर के तो नहीं ना हंसते आस्तीन करके। लाफ एट समवन ओपनली, ओपनली भी नहीं है, ये भी काट दो। लाफ, टू लाफ सीक्रेटली ऑन, या टू लाफ सीक्रेटली। ध्यान से समझिए, यहां पर आप फंस जाओगे सी और डी पे, कि यार दोनों सेम है, लाफ सीक्रेटली, लाफ सीक्रेटली, ये तो पता था आपको, लेकिन ये जो ऑन है ना, ये उसने आपको परेशान कर दिया कि यार ये वाला ना हो। अब आप कंफ्यूज हो गए पेपर में बैठ के। ठीक है, फिर वही बात है कि जाहिर है इंग्लिश का पोर्शन है, तो इंग्लिश जिसकी अच्छी होगी वही कवर कर पाएगा ना। ये जो ना लाफ ऑन होता है, मतलब किसी पर हंसना। जब बंदा किसी पर हंसता है तो वो शर्मा के हंसने वाला बात तो ना हुई ना। किसी का हंसना, किसी पे मजाक उड़ाना जो है ना, वो लाफ ऑन होता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। शर्मा के हंसना है तो छुप के हंसना थोड़ा सा ऐसे। तो लाफ सीक्रेटली, बस इतना ही होगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है जी, प्राइड एंड प्रिजुडिस, जेन ऑस्टन। और नेक्स्ट है, इम्पर्टिनेंट का एंटोनिम बताओ। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है मुंह फट, बदतमीज, इम्पर्टिनेंट। अच्छा जी, तो इसका देख लेते हैं। ओबीडियंट मतलब फर्मा बरदार, ये नहीं हो सकता। डिसओबीडियंट नहीं हो सकता। नोबल कहते हैं शरीफ आदमी को। और पोलाइट कहते हैं जो शाइस्ता हो, आराम से बोलता हो। ठीक है, तो ये पोलाइट तो अंदाज गुफ्तगू है, पोलाइट। जबकि नोबल जो है वो बंदे की बात हो रही है। यहाँ बंदा क्या है? शरीफ। और इम्पर्टिनेंट बंदा क्या है? बदतमीज। तो इन दोनों का कंपैरिजन है, ये एक दूसरे के एंटोनिम है। नेक्स्ट है जी, अब ये जो क्वेश्चन है ना, पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है, और इसने बुक वाले ने भी मेरे मुताबिक इसका आंसर सही नहीं दिया। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। नियर द डैश, नियर द डैश लंदन आई, देर इज अ ब्रिज कंस्ट्रक्टेड थेम्स रिवर। देर इज अ ब्रिज कंस्ट्रक्टेड थेम्स रिवर। तो वो कहता है कि नियर, अब नियर द ओवर लंदन आई, इसने ओवर क्या है ना, नियर द ओवर लंदन आई, देयर इज अ ब्रिज कंस्ट्रक्टेड थेम रिवर। तो ये बेसिकली मुझे लगता है इसका है बिसाइड है, उसकी रीजन समझ ले थोड़ा सा। एक, ये क्या है? ये आपका रिवर थेम है। ठीक है, थेम रिवर है। और लंदन आई क्या है? एक व्हील नुमा बड़ा सारा स्ट्रक्चर है ऐसे, खूबसूरत सा। टूरिस्ट इसको देखने आते हैं। तो वो एक व्हील नुमा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है। लंदन, ये इस थेम रिवर, इसको लंदन आई कहते हैं बेसिकली। अच्छा, वो जो ब्रिज है वो यहाँ पर है, इसके साथ ही है, मतलब ए, मतलब चलो इसको ऐसे कहते हैं, ये ब्रिज है। तो या तो अक्रॉस होगा या बिसाइड होगा। ठीक है, क्योंकि अब इसकी ना शेप पे डिपेंड करता है। अगर ये ऐसे है ना, यानी कि अगर यूं साथ बना हुआ है, यूं साथ बना हुआ है तो ये बिसाइड है। अगर क्रॉस करके है तो फिर अक्रॉस हो जाएगा।
तो इस तरह का जो, अगर जब आप कंफ्यूज हो जाए ना, इसको छोड़ दें, इसको नहीं करना आपने। ठीक है, रिस्क नहीं लेना। क्लियर स्टेटमेंट ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, शी डैश फॉर अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट। देखें, अब यहाँ पर थोड़ी सी आपने ना समझदारी का मुजाहरा करना है। बहुत सारे आपको कई ऑप्शन सही लगेंगे। ट्रेनिंग कर रही है जी वो, शी डैश फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट, शी ट्रेन्स फॉर द अपकमिंग टेनिस ट्रेन। अब यहाँ पे शी ट्रेन्स हो सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट डेफिनेट है। प्रेजेंट डेफिनेट उस वक्त आता है जब एक रूटीन बनी हो, कोई रूटीन का काम हो, तो फिर प्रेजेंट डेफिनेट लगाओ। लेकिन ये रूटीन तो नहीं है ना। वो कह रहा है कि अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट है। अब टेनिस टूर्नामेंट कोई रूटीन तो नहीं है ना, एक इवेंट है जो अभी आने वाला है नियर फ्यूचर में। शी ट्रेन्ड, वो कह रहा है अपकमिंग है, तो पास्ट तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब रह गए बी और डी। शी ट्रेनिंग, शी ट्रेनिंग नहीं हो सकता। आई, ये जो आईएनजी वाला वर्ब है, ये बगैर इज मार के नहीं आ सकता, तो हमारा ऑप्शन डी ठीक है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट है। यस सर। हाँ जी, चलो, मेहरबानी है आपकी, जवाब दिया आप लोगों ने, ताकि मुझे पता लगता रहे भी जाग रहे हैं। नेक्स्ट है, माई एल्डर ब्रदर हैज गॉट अ मोटर बाइक बट आई। अब ये जो हमने कहा, ये इसको छोड़ दें, ये खाली जगह नहीं है। हमने कल पढ़े थे, कल वाले सेंटेंस पढ़े थे ना, वो शुडंट आई, हैव नॉट आई। ठीक है, ये बिल्कुल वो नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव है। माई एल्डर ब्रदर हैज गॉट, मेरे एल्डर ब्रदर ने बाइक खरीद ली। बट अब यहाँ भी सेम कंटिन्यू करना है ना हम स्ट्रक्चर को। बट आई के साथ क्या आना चाहिए? हैव। बट आई हैव नॉट। सिंपल है ना। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। आई डू नॉट हैव, अब डू नॉट, ठीक है, वो फिर अगेन प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो वो रूटीन है और ये परफेक्ट है। दोनों का मैच ही नहीं है। आई हैव, आई हैव क्यों नहीं आएगा? बताएं मुझे, आई हैव क्यों नहीं आएगा? बट आई हैव क्यों नहीं आ सकता? हैव नॉट लगाया मैंने, हैज नॉट, हैड नॉट, फिर माजी है, ये भी नहीं आ सकता। मुझे बताइए, मैंने हैव नॉट क्यों सिलेक्ट किया है? सर बिकॉज वो कह रहा है कि मेरे भाई के पास एक बाइक है लेकिन मेरे पास, मतलब मेरे भाई के पास है लेकिन मेरे पास भी है, ये कोई सेंस क्लियर नहीं होती। एग्जैक्टली, गुड, शाबाश। ठीक है, बट का, बट इधर आ गया ना, बट कंजंक्शन है। बट जो है वो नेगेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, वो कहती है कि जो पहले काम हुआ है अब वो नहीं हुआ, नेगेटिविटी को शो करती है, इसलिए नॉट आया। ठीक है, बट की वजह से। नेक्स्ट है, व्हाइट बॉल डैश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1992। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब व्हाइट बॉल यूज हुई है। अब मुझे बताएं, अगर मैं यहां लगा दूं व्हाइट बॉल, देखें व्हाइट बॉल यूज्ड, वाइट, इसका मतलब क्या होगा कि व्हाइट बॉल ने कोई चीज यूज की है। क्योंकि ये ध्यान से बात समझें, व्हाइट बॉल एक्शन डूअर नहीं है। क्या व्हाइट बॉल खुद यूज हुई है या उसको किसी ने यूज किया है? अगर उसको देखें, व्हाइट बॉल खुद तो खुद कोई चीज यूज कर सकती है क्या? नहीं, उसको किसी ने यूज किया है। क्यों? क्योंकि वो एक्शन डूअर है ही नहीं व्हाइट बॉल। ये तो एज एन ऑब्जेक्ट है जो इधर सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है। तो यहां पर हम पैसिव का यूज करेंगे, और पैसिव का यूज कैसे करते हैं? थर्ड फॉर्म लगा के। वाज यूज्ड, इज यूज्ड भी नहीं हो सकता, प्रेजेंट तो नहीं है ना, 1992 की बात है। अच्छा, हैड यूज्ड, हैड यूज्ड की कोई सेंस नहीं है। ठीक है, व्हाइट बॉल हैड यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं ये ठीक नहीं है। यूज्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्टिव वॉइस बन जाएगा, तो वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसकी ये है। चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इफ जॉन डैश अर्लियर ही वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। ठीक है, कौन सा कंडीशनल है, बताइए मुझे कोई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? वुड का यूज हुआ है। सेकंड कंडीशनल है। ठीक है, सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है? एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, दूसरी तरफ वुड। जब वुड आ गया, आपको ऑप्शन देखने ही नहीं है, यहां पर वुड आ गया। एक पीछे भी हमने ये पढ़ा है। ठीक है, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट पूछता है, आंखें बंद करके वुड लगा दो। यहां पर वुड नजर आ गया, इफ वाले सेंटेंस में, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट देखो कहां पर है।
गेट्स अप प्रेजेंट इंडेफिनिट, गॉट अप पास्ट इंडेफिनिट, गेट अप प्रेजेंट, गेटिंग अप कंटिन्यूअस। तो क्या है ये सेकंड फॉर्म के साथ, ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया वुड के साथ। ठीक है। अच्छा, अगर थर्ड कंडीशनल हो तो उसकी क्या निशानी है, जल्दी बताइए मुझे। ये सेकंड कंडीशनल है, थर्ड हो तो क्या निशानी है। नहीं ना रिवाइज कर रहे। नहीं पता किसी को। एक तरफ हैड आएगा, दूसरी तरफ वुड हैव आएगा। ठीक है। एक तरफ हैड आएगा और दूसरी तरफ क्या आएगा, वुड हैव। चलो ये लिख लेना अभी। हैड और वुड हैव, अगर हैड नजर आ जाए तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव लगा दो, वुड हैव नजर आ जाए तो फिर हैड का यूज कर लो। अच्छा, और फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा, एक तरफ प्रेजेंट का यूज होगा, दूसरी तरफ फ्यूचर का यूज होगा, इफ नजर आ जाए आपको जैसे। नेक्स्ट है जी, यू कैन गो नीदर, जैसे ही नीदर पढ़ लिया यहाँ नॉर आएगा। ठीक है, ये बी वाला क्लियर, नीदर नॉर क्लियर है। इफ यू वर्क हार्ड यू डैश गुड मार्क्स। हाँ जी, क्या आएगा, कौन सा कंडीशनल है। इफ यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट का यूज हो गया ना, गुड शाबाश विल गेट। मुझे बताएं कंडीशनल कौन सा है फाइजा। फर्स्ट कंडीशनल है जी, गुड शाबाश। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। अच्छा, और अगर वुड गेट किस सूरत में आएगा, जब पीछे आता इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट गुड मार्क्स, अगर तुम मेहनत करते तो अच्छे मार्क्स आ जाते। अगर इसमें क्या मतलब है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखें 63, इमाइल इज नॉट एट होम एट द मोमेंट। अब ये इसमें ये भी टेक्निकल है, ध्यान से समझना। इमाइल घर पर नहीं है, इमाइल इज नॉट एट होम। ठीक है, एट द मोमेंट अभी वो घर पे नहीं है, शी इज प्लेइंग। ठीक है, अब पहले ऑप्शन इसका आंसर देख लें, एट वर्क लगाया उसने। ठीक है। अच्छा, शी इज प्लेइंग, ये क्यों नहीं हो सकता। हाँ जी, कौन बताएगा, मामून। शी इज प्लेइंग क्यों नहीं हो सकता, मामून है इधर, अबू रह रहे। यस सर। बताएं क्यों नहीं हो सकता, शी इज प्लेइंग क्यों नहीं हो सकता। ठीक है ना भाई, प्लेइंग है वो घर पे नहीं है, लेकिन खेल रही है वो बाहर जाके। ध्यान से समझे, मैंने आपको पहले, हाँ ऑप्शंस में आया था, बताया था मैंने, लिंकिंग वर्ब का आंसर था उसका। उसमें दो वर्ड थे वर्ब के साथ, एक मतलब स्टैटिक स्टैटिक की सेंस में आया था। ठीक है, ऑप्शन एक उसके साथ थे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने मीनिंग देने के लिए, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो प्लेइंग एक ऐसा वर्ब है कि आपको बताना पड़ेगा कि क्या खेल रहे हो, इसलिए यहां पर ये नहीं आ सकता, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, प्लेइंग अकेला नहीं आ सकता, शी इज प्लेइंग क्या, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, फिर आ सकता है। स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, अब स्लीपिंग क्या होता है, स्लीपिंग तो घर पे ही होनी है ना, उसने बाहर तो नहीं जाके सोना, तो ये भी नहीं आएगा, प्लेइंग भी नहीं आएगा। अच्छा, और लास्ट में क्या है, शॉपिंग। शॉपिंग नाउन है तो इज के साथ ये नाउन तो नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, तो शी इज एट वर्क। क्लियर है बात, टेक्निकल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, एक साइन है जो एक्सप्रेस करता है यस सर। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को कौन करता है साइन, एक्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये वाला। ठीक है, डैश ऑफ टू सिस्टर्स आर इन द सेम क्लास। दो सिस्टर्स हैं, कीवर्ड क्या है,
दो सिस्टर हैं। जब दो सिस्टर्स हैं तो बोथ का यूज करें। ईच ज्यादा के लिए होता है, नन भी ज्यादा के लिए होता है, ऑल भी ज्यादा के लिए होता है। ठीक है। ईच ऑफ द सिस्टर्स आर इन द सेम क्लास। ठीक है। ऑल ऑफ द सिस्टर्स, ईच होता है काफी सारे बंदे हैं ना, इक्वली अगर कोई चीज रिप्रेजेंट करनी हो तो फिर यूज होता है। नन जिसकी नेगेटिविटी के लिए यूज होता है, जिस किसी के लिए भी नहीं है तो। नेक्स्ट देखेंगे। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम बताएं। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? काइंडली, क्विकली, टुडे। एडवर्ब मैंने कितनी किस्म के बताए थे? बताइए जी, कौन बताएगा? तीन बताए थे। एडवर्ब नहीं थे वो मूड्स ऑफ वर्ब थे। वो मूड्स ऑफ वर्ब थे जो पिछले लेक्चर में ज्यादा थे। मैनर, प्लेस, टाइम, और भी हैं। मैनर, प्लेस, टाइम, पहले तीन याद रह गए, अगले दो याद नहीं रहे। फ्रीक्वेंसी, गुड, शाबाश इफत। फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ पर्पस। लिखें जी, सेंटेंस लिखें। दोबारा लिखवा रहा हूं। अली स्विम्स इन द पूल। ठीक है। अली स्विम्स इन द पूल एक्सीलेंटली एट 9 o'clock every morning to keep his body in shape। एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको इलेबोरेट कर रहा है, उसमें एडिशन कर रहा है, वो एडवर्ब होता है। तो अली स्विम्स इन द पूल, तो वो इन द पूल अली नहीं है, वो बेसिकली स्विम्स इन द पूल है कि वो तैराकी कर रहा है कहां पर? इन द पूल में। तो इन द पूल एडवर्ब है। ठीक है। क्योंकि ये स्विम्स के इलेबोरेट कर रहा है, उसके एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन द पूल। ठीक है। जब हम जगह बताते हैं, इन द स्कूल, ही इज प्लेइंग इन द स्कूल, तो प्लेइंग इन द स्कूल है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अली स्विम्स इन द पूल एक्सीलेंटली। एक्सीलेंटली यानी कि वो बता रहा है कि किस अंदाज से खेल रहा है, जबरदस्त तरीके से खेल रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट, अली स्विम्स इन द पूल एक्सीलेंटली एट 9 o'clock। आप कहीं भी ब्रेक कर सकते हो सेंटेंस को। एट 9 o'clock ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है। अली स्विम्स इन द पूल टुडे। अली स्विम्स इन द पूल ऑल द वीक। अली इज स्विमिंग इन, अली स्विम्स इन द पूल, Ali plans to swim in the pool, swims in the pool all the year। ठीक है। तो ये वो क्या होगा? टाइम हो जाएगा। एवरी मॉर्निंग ये फ्रीक्वेंसी है, कितने मरतबा? ईच वीक, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, डेली, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। और टू कीप हिज बॉडी इन शेप, ये क्या है? पर्पज है। लिखा है किसी ने, या मैं ऐसे ही एहतियात से बोले जा रहा हूँ? जी सर। जी सर, लिख रहे हैं, एक दफा प्लीज, एक दफा अगेन रिवाइज कर दें। अली स्विम्स इन द पूल excellently at 9 o'clock every morning to keep his body in shape। तो इसमें जो इन द पूल है वो प्लेस है। एक्सीलेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, अंदाज, वर्ब किस तरह से काम कर रहा है। एट 9 o'clock एडवर्ब ऑफ टाइम है। एवरी मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। टू कीप हिज बॉडी इन शेप एडवर्ब ऑफ पर्पज है। अब देखें, आपके कई सवाल होंगे इसी पेपर में, इस एक सेंटेंस से। नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब, एडवर्ब। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब। कौन सा? सेंटेंस पढ़िए। वाई डोंट यू लिसन टू योर टीचर्स अटेंटिवली। मुझे बताएं कौन सा एडवर्ब है? तवज्जो से नहीं सुन रहा। लिसन, लिसन अटेंटिवली। एडवर्ब ऑफ प्लेस तो नहीं हो सकता, वो तो जगह होती है। एडवर्ब ऑफ टाइम तो नहीं है, टाइम तो दूसरा होता है, 9 o'clock मॉर्निंग। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, वो तो एवरी मॉर्निंग एवरी डे होता है।
ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर है बात? नेक्स्ट चलिए। फॉर फादर्स का मीनिंग क्या है जी? एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स हमारे बावजदाद। सक्सेसर जानशीन को कहते हैं, डिसेंडेंट भी जानशीन को कहते हैं, चिल्ड्रन बच्चों को कहते हैं। वर्ड हैप्पी है, इसका एडवर्ब बताएं। अभी देख लें, एक्सीलेंटली, अटेंटिवली, हैप्पीली, क्या बनेगा इसका? डी ऑप्शन। अभी देखें, अभी मैंने एक चीज बताई थी, वो वहीं से फिर क्वेश्चन आया। दिस द कैट्स फर, दिस की जगह द कर ले। द कैट्स फर फील्स सिल्की। द कैट्स फर, बिल्ली के ऊपर, बिल्ली के बच्चे के ऊपर जो बाल होते हैं ना, उसको फर कहते हैं। ये बिल्ली के ऊपर भी, वो कहता है फील्स सिल्की। चले मुझे बताएं, कौन सा वर्ब है ये? फील्स सिल्की एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, या ट्रांजिटिव वर्ब है? गैस करेंगे? गैस। सर लिंकिंग। क्यों भाई? कैसे? चले मुझे आइडेंटिफाई करवाएं, पहचान करवाएं इसकी। किसने बताया? बिस्मा ने ना? गुड, शाबाश। फील एज अ एक्शन वर्ब भी आ सकता है ना, लेकिन आपने कहा लिंकिंग वर्ब। मुझे इसका टेस्ट करवाएं कि किस तरह से आपने कह दिया कि लिंकिंग है। हाँ जी, बोले। क्योंकि सर ये लिंक कर रहा है ना। नहीं, इसको ऐसे टेस्ट करते हैं। देखें, ये है, मैंने कहा था कि सेंसेस से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं ना, सेंसेस से रिलेटेड जो वर्ब्स हैं, ठीक है, टच, फील, टेस्ट, तो वो एज अ लिंकिंग वर्ब काम कर सकते हैं, एक्शन वर्ब भी काम करते हैं, लिंकिंग भी काम करते हैं। आपको पता कैसे लगेगा कि ये लिंकिंग का काम कर रहा है? इज, एम, आर, वाज वर्ड से रिप्लेस करके देखो, तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द कैट्स फर इज सिल्की, सेम मीनिंग आ रहा है। द कैट्स फर वाज सिल्की, कोई फर्क आ रहा है? हो गया टेस्ट? सेम मीनिंग आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, एक और बात, दोबारा फिर ये रिपीट करता हूं। जब लिंकिंग वर्ब आ जाए, इसका पैसिव नहीं बनने का, ये भी याद रखना आपने। अब आपको नहीं पता लग रहा ये एक्शन वर्ब है कि लिंकिंग है। आपने टेस्ट किया, ये लिंकिंग है, इसका पैसिव नहीं बनने का। आपको वो धोखा देगा, ये इस तरह का सेंटेंस दे के कहेगा पैसिव बनाओ, तो आप कहना भाई पैसिव नहीं बन सकता इसका, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, इस तरह से साउंड है। ठीक है, इट साउंड्स गुड, बड़ा अच्छा लग रहा है। द डिश टेस्ट डिलीशियस, द डिश टेस्ट डिलीशियस, डिश अच्छी लग रही है, द डिश इज डिलीशियस। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूटर जेंडर बताना है। न्यूटर, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मतलब ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है नीदर, ना मेल ना फीमेल। क्या हो सकता है? किंग, क्वीन, प्रिंस, कंप्यूटर। कंप्यूटर ना मेल है ना फीमेल है, तो ये न्यूटर जेंडर है। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, डैश आर देयर। हाँ जी, मुझे अपनी ग्लासेस नहीं मिल रही, ऐनक नहीं मिल रही, डैश आर देयर। देखें, हु इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट पूछ रहा है कि क्या है, कोई चीज तो नहीं पूछ रहा, वो लोकेशन पता करना चाह रहा है कि कहाँ है। तो कहाँ की उर्दू क्या होती है? वेयर। इजी है। वेयर आर दे, कहाँ पर है ये? वेयर आर दे। आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वाटर नहीं है, राइस नहीं है, सोप है, साबुन। ठीक है, एक साबुन, दो साबुन, तो वो काउंटेबल है। नेक्स्ट है, ही इज एज फास्ट एज लाइन। बताइए जी क्या आंसर है? आंसर नहीं देखना आपने, वैसे बताना है। एज और एज पहले भी हुआ है, जहां पर ये एज और एज आ जाए उसको क्या कहते हैं? जी, स्माइल। SIMIL, स्माइल। तशबीह हो गई, वो इतना तेज है जिस तरह के
शेर है, इज एज फास्ट एज अ लाइन, स्माइल है। चलें आगे चलते हैं। द लैंड गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स, पूछना क्या चाह रहा है? अच्छा जी, अंडरलाइन क्लॉज बताएं कौन सी है, कौन सी है जी बताएं। अंडरलाइन, व्हेन इट रेन्स, द लैंड गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स, बताएं कौन सी क्लॉज है? मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, गेस करें। दो तरह की क्लॉजेज होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। लिखते रहें, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करे। इंडिपेंडेंट कौन सी होती है? जो अकेली सरवाइव कर सकती है, उसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग है, अकेली सरवाइव कर सकती है। ध्यान से देखें, द लैंड गेट्स वेट, मैं ये वाला कार्ड दूं, द लैंड गेट्स वेट, जमीन गीली हो गई, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, इसको मेन क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज कहते हैं, मास्टर क्लॉज कहते हैं। द लैंड गेट्स वेट, लेकिन वो क्या कहता है कि व्हेन इट रेन्स, ये सवाल नहीं है, याद रखना, व्हेन इट रेन्स सवाल नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, स्लेव क्लॉज है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश हुई। मुझे बताएं, मैं अगर कहूं जब बारिश हुई, कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सबॉर्डिनेट क्लॉज। नाउन क्लॉज कौन सी है? ध्यान, अब मुझे चले आइडेंटिफाई कर दें कि इसके अंदर नाउन क्लॉज कौन सी है। कोई करेगा? नाउन कौन सा है? हाँ जी, बताएं, इस पूरे सेंटेंस में नाउन कौन सा है? द लैंड क्या है? लैंड नाउन है, फायदा ने बताया, ठीक है जी। सर नाउन। हाँ, लैंड नाउन है, और इसके अंदर ये जो आ गया ना आर्टिकल, ये दोनों मिलकर नाउन क्लॉज बनाते हैं। आ सकता है ना ये भी? बड़ी इन डेप्थ पूछ रहा है, देखो अच्छी मुश्किल इंग्लिश पूछ रहा है। तो लैंड क्या है? नाउन। और द लैंड क्या हुआ? नाउन क्लॉज। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज, दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे डैश द ऑफिस इन टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी समझने की चीज है। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की, बिकॉज दे डैश द ऑफिस इन टाइम। ये तो पता लग गया कि वो ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंचे, इसलिए मीटिंग अटेंड नहीं हुई। अच्छा, अब दे डिड नॉट, ये भी ठीक है। हैड नॉट, ये भी ठीक है। दे वर नॉट रीचिंग, वर नॉट रीचिंग तो ठीक ना हुआ ना कि वो पहुंच नहीं रहे थे। दे विल नॉट हो नहीं सकता क्योंकि माजी की बात हो रही है। अब मैं कंफ्यूज हूं कि डिड नॉट आना चाहिए कि हैड नॉट आना चाहिए। अब ध्यान से समझे, डिड नॉट एक ऐसा एक्शन है जो माजी में शुरू हुआ, खत्म हो गया, ठीक है, माजी की बात है। हैड नॉट या हैव नॉट ये परफेक्ट है। परफेक्ट की एक खास बात है, परफेक्ट की एक खास बात है, इंपॉर्टेंट, कमजोरी है, खूबी है, खूबी कह लें या कमजोरी कह लें, कि इसके अंदर एक चीज सेंस होती है कि जनाब जो अभी इफेक्ट आएगा, यानी कि अभी प्रेजेंट इफेक्ट आना है इसके अंदर, ये एक्शन कंप्लीट हुआ और इसका जो है ना मैनिफेस्टेशन होनी है। दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे हैड नॉट रीच्ड द ऑफिस इन टाइम। तो ये दोनों जो है ना आपस में वेल कनेक्टेड है। हैड नॉट रीच्ड, अभी पहुंचे नहीं, इसलिए मीटिंग जो है ना वो अटेंड नहीं कर पाए। तो ये जो है ना आपस में एक बड़े बड़े क्लोज टाइमिंग है। तो जब क्लोज टाइमिंग को शो करना होता है तो फिर हम परफेक्ट का यूज करते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस रिसेंट सर। इफेक्ट है, ये रिसेंट इफेक्ट है, ठीक है। वो अटेंड नहीं की मीटिंग, मीटिंग से लेट पहुंचे। अब लेट में पहुंचेगा ये मतलब ये थोड़ी है कि वो एक हफ्ते के बाद पहुंचे, आधा घंटा लेट हो गए, घंटा लेट हो गए। तो ये रिसेंट इफेक्ट है, तो हैड का यूज करें यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए जी, करेज। तो वो कहता है कि एडजेक्टिव है करेज, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है? पाकिस्तान इज नाउन फॉर इट्स करेज आर्मी या करेजियस आर्मी? करेजियस आर्मी, इसको इस तरह से एडजेक्टिव में यूज करें।
सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन, फिल इन द ब्लैंक। द एक्स मैनेजर, ठीक है, इसमें हाइफन का यूज करें, ठीक है, इस दो वर्ड्स को हम सेपरेट कर रहे हैं, जो भी इसको इंग्लिश में बेसिक टर्मिनोलॉजी में कहते होंगे बाल। द एक्स मैनेजर हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट। कोमा नहीं लगा सकते, हाई कॉलन नहीं लगा सकते, हाइफन लगाए, अपॉस्ट्रोफी भी नहीं लगा सकते, इसमें कॉलन वो लगाए हाइफन। अच्छा जी, इस पेपर का लास्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। इट वाज अ प्रोडक्टिव डे टू डू ड्राइंग एक्टिविटी। इट वाज अ प्रोडक्टिव डे टू डू ड्राइंग एक्टिविटी। देखें, अभी हमने पढ़ा था ना इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। मुझे ना कोई एक बच्चा ना ब्रीफली बता दे क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज, जल्दी जल्दी प्लीज, कोई बता दे बोल के, गलत बता दो चाहे बता दो। सर जो हाँ कोई और, जल्दी बताएं, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड है। सर डिपेंडेंट जो होती है वो इंडिपेंडेंट पर जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट होती है वो आजाद होती है, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, जो अकेले सरवाइव कर सके वो इंडिपेंडेंट है, और जो खुद अपना मीनिंग अकेले इंडिविजुअली अपना मीनिंग ना दे सके ना, उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। याद रखें। अब ये कंपाउंड डिपेंडेंट। सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, दो डिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर मिल जाएं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाती है। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट मिले तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। ठीक है, सेंटेंस लिखें, सेंटेंस लिखें। आई एम अ किंग, आई एम अ किंग एंड कंजंक्शन डाल दी, एंड यू आर अ क्वीन, एंड यू आर अ क्वीन। आई एम अ किंग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई एम अ किंग, कंजंक्शन हटा दी, यू आर अ क्वीन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मीनिंग देती है ना अपना सही, तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। तो ये दोनों, अगर मैं कहूं आई एम अ किंग एंड यू आर अ क्वीन, तो क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। अगर वो यूं कह देता है कि आई एम सच अ किंग हु लिव्स हैप्पीली, हु लिव्स हैप्पीली, तो फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। तो ये कोई कंजंक्शन वगैरह इसमें नहीं है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। समझ आई या गई? बाज़-औक़ात कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन भी पूछ लेता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स छोड़ दो, इन दोनों को आप समझ लें एटलीस्ट। सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताइए एक दफा अगेन। कॉम्प्लेक्स होता है एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज अगर मिले तो कॉम्प्लेक्स बनता है। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज, अभी जो ओके हमने सर। पढ़ा था ना, व्हेन इट रेन्स, तो वो कॉम्प्लेक्स था।